नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य हमें बताना है। तो यहाँ पे टोटल 9 बिंदु दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 ही का ही बताना है कार्य। तो हम बताएंगे पहले वाला क्या है, राइबोसोम, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो राइबोसोम का क्या काम है, इस प्रकार हम आंसर करेंगे। राइबोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, पहला कार्य इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका में प्रोटीन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, राइबोसोम के द्वारा ही होती है। दूसरा है एमिनो अम्ल को जोड़ने का ये काम करता है, कौन, राइबोसोम। तो राइबोसोम का कार्य हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ठीक है, अब दूसरा लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो ऐसे करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य देखिए, इसमें उपस्थित कोशिका शोषण के एंजाइम चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस फलस्वरूप जीवों के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, टूटता है ग्लूकोज। ठीक है, शोषण एंजाइम के कारण इसमें ऊर्जा स्टोर होती है। और दूसरा कार्य, ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, जमा रखता है। ये ऊर्जा की इकाई है। और तीसरा काम हो गया, क्रिस्टी के अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये 3 कार्य हो गए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, किस प्रकार के कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहे जाने के जो कारण होते हैं वो हमें बताना। तो यहाँ पे समझिए, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरीके की होती हैं। तो केंद्रक की रचना के आधार पे कोशिका 2 तरह की होती है। एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता। केंद्रक झिल्ली और केंद्रक नहीं होता, तो ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया किस आधार पे बांटा गया है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक की अनुपस्थिति के आधार पे। ठीक है, जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, बस यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र केवल क्रोमैटिन पदार्थ जमा होता है। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न देखिए हमारा तीसरा, पादप कोशिकाओं प्लांट सेल और जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल में मुख्य अंतर यानी डिफरेंट क्या है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। ठीक है, यहाँ पे देखिए पादप कोशिका में साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। कौन, पादप प्लांट सेल बड़ी होती है जंतु कोशिका से। और वही जंतु कोशिका की बात की जाए, जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। पहला अंतर तो हो गया। दूसरा अंतर, मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका क्या आकार जो है वो नियमित आकार होता है, किसमें, प्लांट सेल में। वही जंतु कोशिका में कोशिका का अनियमित आकार होता है, उसका शेप क्या है, एक नियमित न होकर अनियमित हो सकता है। ठीक है, तीसरा देखिए, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक, ठीक से, ये बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है एनिमल सेल। ये मुख्य अंतर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथा, कोशिका से रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। इसमें छोटी छोटी रसधानियाँ होती है या नहीं भी हो सकती है। इसमें लवक उपस्थित होता है, हरित लवक। ठीक है, चाहे जो भी लवक हो, ठीक है, हरित हो गया, वर्णीय अवर्णीय, इसमें होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। बस आपको 5 ही करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखिए, चौथा, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, तो गाल्जी उपकरण का जो काम है वो काम होना बंद हो जाएगा कोशिका में। ठीक है, बस यही प्रभाव पड़ेगा। तो आइए गाल्जी उपकरण के कार्य को हम देखते हैं, वही से इसका आंसर कर लेंगे। तो ये रहा गाल्जी उपकरण या गाल्जिका है। इसका काम देखिए, यहाँ पे टोटल 5 कार्य हैं। पहला कार्य, ई आहार संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतर एवं पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। ये काम नहीं हो पाएगा, यानी परिवहन का कार्य ये जो करता है वो रुक जाएगा। दूसरा है, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, ये भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे काम ठप पड़ जाएंगे। बस इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 5वां, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है।
पावर हाउस कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका हमें आंसर ये पूरा लिखना है। देखिए यहाँ से हमें ऐसे लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शोषण के एंजाइम के कारण भोजन का क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है। इसके फलस्वरूप जीव की ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा एटीपी में स्टोर होती है, जो इसे ही का क्या बनाती है, पावर हाउस का निर्माण करती है। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए, कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन, ठीक है, लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि वो बाहरी वातावरण से भोजन एवं खाद्य पदार्थों को अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को ही कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या समझ में आया कि कुछ एक कोशिकीय जीवों को बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करने की जो समर्थ होती है, ठीक है, लचीलापन होती है कोशिका झिल्ली में, तो ये क्रिया ही कहलाती है एंडोसाइटोसिस। अगला सवाल देखिए 7वां, लवक कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य हैं? आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे हम समझते हैं लवक या फ्लैट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं लवक। कौन से होते हैं? आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये 3 हो गए। अब इसके काम भी बताना है। तो कैसे हमें लिखना है अच्छे से? तो आपको लिखना है ऐसे, लवक 3 प्रकार के होते हैं, आवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अब इसके काम भी हमें बताना है, आइए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसके काम हमें लिखना है, ये लिखते हुए आपको डैश देना है। आवर्णी लवक, ठीक है, ये खाद्य पदार्थों में क्या करता है, ये संग्रह करता है, स्टोर करने का कार्य करता है आवर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करता है, फूलों फलों बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है वर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होता। ये दोनों के कार्य हो गए। अब इसके बाद हरित लवक के क्या काम है उसको हम लिखेंगे। तो हरित लवक के कार्य लिख के डैश देना है यहाँ से। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है, क्योंकि इसमें मौजूद वर्णों के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले एवं नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गए इसके कार्य। प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है और इसमें विभिन्न रंग पाए जाते हैं। 8वां सवाल देखिए, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है वो बताना है। तो ये रही एक केंद्रक की संरचना, यहाँ पे देखिए ये छिद्र है ये, ठीक है, तो इसके क्या काम है ये केंद्रक छिद्र का, तो हमें यहाँ से करना है। केंद्रक झिल्ली के बाहर अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ये बाहर से और अंदर से। ठीक है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, हो गया कार्य इसका। 9 नंबर देखिए, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, माता पिता के गुणों के अपने संतानों में ये भेजने का काम करते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थों को तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इसका कारण क्या समझ में आया, ये माता पिता के यानी पैतृक गुणों के ये वाहक होते, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल, विसरण और परासरण में क्या अंतर है? तो इसका अलग से वीडियो भी बना दिया गया है कि विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। अगर समझ में नहीं आता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं सर्च करके। तो आइए अंतर स्पष्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमें ऐसे करना है, विसरण जो होता है यह क्रिया पदार्थ के तीनों अवस्था में संचालित होती है, गैस, द्रव और ठोस में। ठीक है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है किसी तरीके का। और दूसरे देखिए परासरण में क्या होता है, यह केवल द्रव में यानी तरल पदार्थ में ही होता है। इसमें 2 माध्यमों, 2 साधारण घोलों के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है। जैसे किशमिश का फूल जाना, ये क्या है, ये परासरण का उदाहरण हो गया।
इसके बाद देखिए 11 नंबर, जीवों के पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता क्यों है। तो पदार्थों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है उनके अंदर। तो इसका आंसर ऐसे होगा, जीवों में उपयोगी काम उनके मूल स्रोतों से, ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी यानी वेस्ट प्रोडक्ट हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। पदार्थ के परिवहन में कोशिकाओं में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण या परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे में मूल रोम के जड़ का अवशोषण परासरण द्वारा कहते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 12 नंबर देखिए, सवाल क्या है, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिक में क्या अंतर है। तो ये क्रोमोसोम का ही भाग होता है, कौन सा, क्रोमेटिक, ठीक है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम ऐसे करेंगे, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमोसोम महीन, लंबा और अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिक, ठीक है। वही क्रोमेटिक की बात की जाए, ये अर्धसूत्र होते हैं। इसमें 2 समानांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है। इसमें क्रोमेटिक बेलनाकार नहीं होते हैं, इसके कोई भाग नहीं होते। ये दोनों में अंतर हो गया। 13 नंबर देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। हम किसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, आइए इसका आंसर करते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है, यानी केंद्रक होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। साधारणतः यह सभी जंतुओं और पौधे में ये पाई जाती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों के दक्षतापूर्वक संपादन करते हैं। क्या समझ में आया। केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं, क्रोमोसोम, गाल्जी का, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए इसका चौथा सवाल, 14 नंबर, वायरसों में सजीवों के लक्षण क्यों नहीं पाए जाते। वायरस होते हैं वो निर्जीव की भांति कार्य करते हैं। जब वो शरीर में पहुँचते हैं तो वो सजीव बन जाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। तो बाहर ये सजीवों की तरह लक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ऐसे लिखना है, कोशिका झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। वायरस में किसी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ना ही केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक में कब लिख लेना है। इसके कारण सजीवों के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते वायरस, ठीक है, यानी विषाणु। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 15, चिकनी अंतःप्रदेय जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पे करेंगे, अंतःप्रदेय जालिका 2 तरीके की होती है, चिकनी और खुरदरी। तो यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे। चिकनी अंतःप्रदेय जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका की बाहरी झिल्ली ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो राइबोसोम कहलाते हैं। तो राइबोसोम अलग अंग हो गया जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, आपूर्ति करता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।